हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से हमारे जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे और जो हमारा बेसिक्स है वो भी स्टार्ट होगा, यानी कि यहाँ से हमारे एमकॉम लेवल तक ये हमारे काम आएंगे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है, इससे हमारा बेस स्टार्ट हो रहा है। ये हमारे मीन मीडियन मोड हर एक चीज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो अगर बेसिक्स क्लियर है हमें तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी समझने में हमें आसानी होगी, क्योंकि जो एवरेज की कैरेक्टरिस्टिक्स है उन्हीं में से इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आती हैं। तो बहुत ही ध्यान से समझना और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आई होप आपको क्लियर भी हो जाएगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। स्टार्ट करते हैं एवरेज। ठीक है, एवरेज एवरेज का मतलब क्या होता है? हिंदी में इसे कहते हैं औसत या सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्र में जो, यानी कि जो बीच में जो पॉइंट होता है, एवरेज निकल के आती है, उसे हम क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। सभी को टोटल करने के बाद जो हमें अगर उस नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देते हैं तो क्या निकल के आती है? एवरेज निकल के आती है। लेकिन एवरेज को कई टाइप से निकाला जा सकता है, तो वो ही हम स्टैटिस्टिक्स में समझेंगे। जैसे एवरेज का मतलब क्या लेते हैं? किसी बच्चे का रिजल्ट आता है तो हम उससे अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स नहीं पूछते, उससे ये पूछते हैं भाई तेरी परसेंटेज कितनी आई है। ठीक है, उसका मतलब क्या है? अगर वो ये कहता है कि मेरी परसेंटेज 80 आई है और दूसरा स्टूडेंट्स ये कहता है कि मेरी 70 आई है, तो उसके बेस पर हम क्या निकाल ले लेते हैं? डिसीजन ले लेते हैं कि 80% वाला स्टूडेंट इंटेलिजेंट है। हालांकि ऐसा हो सकता है कि उसके एक सब्जेक्ट्स में इतने कम मार्क्स आए हों और बाकी में बहुत अच्छे आए हों, जिसकी वजह से उसकी 70 हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या लेकर चलते हैं? एवरेज लेकर चलते हैं और उसी के बेस पर हम क्या लेते हैं? डिसीजन लेते हैं। जैसे अब हमें नेट के फॉर्म फिल करने हैं तो उसमें क्या रखी जाती है जनरल की कि कितने मार्क्स होने चाहिए? 55% मार्क्स होने जरूरी है। वहां पर अलग अलग सब्जेक्ट से मार्क्स नहीं देखा जाता, क्या देखा जाता है? एन एवरेज। तो एवरेज हमारी लाइफ में भी यूज की जाती है और हमेशा हर एक चीज को जब भी आप पढ़ो तो आपकी डेली रूटीन के एग्जाम्पल लेकर चलने चाहिए ताकि आपको याद रह जाए। तो अब हम एवरेज की डेफिनेशन देखते हैं। क्या डेफिनेशन है? एन एवरेज इज ए टिपिकल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट ऑल द इंडिविजुअल वैल्यू इन ए सीरीज, यानी कि सीरीज की अलग अलग वैल्यूज को एक वैल्यू जब हम दे देते हैं तो वो क्या है? उन सभी को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। जैसे अब हमने किसका एग्जांपल लिया था? परसेंटेज का एग्जांपल लिया था। वो उन सभी सब्जेक्ट्सों की एवरेज निकल के आ रही है, तो वो उन सभी को क्या कर रहा है? एक नंबर ही उन सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी को हम क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। अब एवरेज का पर्पस क्या है? हम हमेशा डेफिनेशन के बाद उसके ऑब्जेक्टिव करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि स्टूडेंट्स को ये पता चल जाए कि इसको पढ़ने का, इसे हम क्यों पढ़े, इसके हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है। किसी चीज की इम्पोर्टेंस के बारे में अगर हमें पता है तो उसे पढ़ने में अलग ही मजा आता है। तो सबसे पहले हेल्पफुल इन कंपैरिजन। देखो अब हमने ये एग्जांपल लिया, इससे क्या है? हम दोनों स्टूडेंट्स को आपस में क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं कि कौन सा 80% वाला 70% वाले से इंटेलिजेंट है। क्या वैसे उसके फेस को देखकर हम बता सकते थे कि कौन सा इंटेलिजेंट है? जी नहीं। इसीलिए कहते हैं, नंबर बोलते हैं तो उन दोनों में से क्या बोल रहे हैं? उनके फेस नहीं बोल रहे हैं, उनके क्या बोल रहे हैं? उनके मार्क्स बोल रहे हैं कि कौन इंटेलिजेंट है और कौन नहीं है। तो इससे क्या होता है? हमारे कंपैरिजन में हेल्प मिलती है। हेल्पफुल इन फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी। अब हमें कंपैरिजन का पता चल गया भाई ये इंटेलिजेंट है और ये थोड़ा सा इससे नालायक है, तो उनसे
रिलेटेड हम जिस भी चीज की एवरेज निकाल लेते हैं, मान लो हमने कंपनी का प्रॉफिट निकाल लिया कि भाई एवरेज प्रॉफिट हमारा इतना आ रहा है और इस कंपनी का इतना आ रहा है, तो आगे फ्यूचर में हम पॉलिसी बना सकते हैं कि भाई इनका हमसे ज्यादा है तो क्यों है, इसके पीछे क्या क्या वजह है, हमें किन पॉलिसीज को फॉलो करना चाहिए जिनको ये फॉलो कर रही हैं और हम नहीं कर रहे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, पॉलिसी फॉर्मेशन में ये हमारी हेल्प करती है। बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में भी ये हमारी हेल्प करती है। कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसमें एवरेज क्या है, अहम भूमिका, उसका अहम रोल होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ यूनिवर्स, रिप्रेजेंट ऑफ यूनिवर्स क्या है, वो पूरे के पूरे को क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये हमने स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल लिया था। इसकी जगह पर अगर हम ये एग्जाम्पल लेते हैं, कई बार हम चावल बनाते हैं, ठीक है, तो उसका क्या करते हैं, हम एक दाना उठाकर देखते हैं कि भाई बना है या नहीं है, वो सारे को क्या कर रहा है, वो एक दाना रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो सारे को क्या करती है, एवरेज रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब क्या है, जो हमने सैंपल लिया वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्स को। तो यहाँ पर जो हम एवरेज लेकर चलते हैं, जो उनका बीच का निकल के आएगा वो क्या है, वो हमारी पूरी की पूरी यूनिवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे किसी में उसके 70 थे, किसी में 80 थे, किसी में 50 हो गए, तो उसकी जो परसेंटेज निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 80% निकल के आई। तो वो क्या है, पूरे नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद करते हैं प्रॉपर्टीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हर एक, जब भी हम मीन, मीडियन, मोड या फिर कोरिलेशन वगैरह किसी को भी अगर हम डिफाइन करेंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज में लगभग एक एक प्रॉपर्टीज को छोड़कर बाकी सभी में यही प्रॉपर्टीज रिपीट होती रहेंगी। तो यहाँ पर हम बहुत ही धीरे से, ताकि आगे हम जल्दी जल्दी कर सकें, यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे ताकि आगे हमारी स्पीड बन सके और हमारा बेस स्ट्रॉन्ग हो सके। तो इजी टू अंडरस्टैंड। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक एवरेज में होनी जरूरी है, तभी हम उसको बेस्ट एवरेज कहते हैं। और जिसमें जितनी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उस वो उतनी ही बेस्ट होगी, जिसमें जितनी कैरेक्टरिस्टिक्स कम होगी वो उतनी ही उसके मुकाबले निम्न कही जाएगी। तो जो इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि जब हम एवरेज निकाल रहे हैं, जो वैल्यू निकाली है उसको देखते ही क्या आनी चाहिए, वो उस व्यक्ति के समझ में आनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई वैल्यू हमने निकाल दी और जिस पर्सन के लिए चाहिए उसको समझ में ही नहीं आ रही तो उसका फायदा क्या। तो एवरेज की जो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो क्या होती है, इजी टू अंडरस्टैंड। उसके बाद इट शुड बी सिंपल टू कंप्यूट, यानी कि उसकी कैलकुलेशन भी सिंपल होनी चाहिए ताकि एक आम पर्सन भी उसको निकाल सके। इट शुड बी यूनिकली डिफाइंड, यूनिकली डिफाइंड का मतलब क्या होता है, अगर उसकी वैल्यू निकालते हैं तो कोई भी निकाले, मैं निकालूंगी तब भी वही वैल्यू आनी चाहिए, कोई और उसकी वैल्यू निकाले तब भी वही एक ही आंसर आना चाहिए, तभी उस पर क्या होगा, ट्रस्ट होगा। तो यूनिकली डिफाइंड की मीनिंग क्या होता है कि कोई भी पर्सन उसकी वैल्यू निकाले एक ही आंसर हमारा आना चाहिए, तभी हम उसको क्या मानेंगे, बेस्ट एवरेज मानेंगे। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, जो हमारा आंसर आना चाहिए वो सभी ऑब्जर्वेशन पर बेस आना चाहिए, यानी कि आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए जो उन सभी को रिप्रेजेंट ही नहीं करता हो, उन सभी को रिप्रेजेंट करने वाला हमारा आंसर होगा, तभी हम उसको क्या मानेंगे, बेस्ट एवरेज मानेंगे। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम आइटम्स, बेस्ट एवरेज कौन सी मानी जाती है, जो एक्सट्रीम आइटम से अफेक्टेड न होती हो। देखो अब हमने एवरेज का ले लिया, ठीक है, तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम, मार्क्स की एवरेज हम कैसे निकालते हैं, जैसे किसी एक सब्जेक्ट में आ गए 50, दूसरे में आ गए 70, तीसरे में आ गए 90, फोर्थ सब्जेक्ट में आ गए हमारे 80, ठीक है, तो ये कितने में से आए हैं हमारे 400 में से, हर एक 100 का है, तो ये टोटल हमारे कितने हो गए 290। तो एवरेज कैसे निकालते हैं, ऐसे ही निकालते हैं एवरेज,
72.5% हो गए। तो देखो यहाँ पर तो ये नंबर सभी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस एवरेज को हम क्या कहेंगे, बेस्ट एवरेज कहेंगे। बट अगर मान लो यहाँ पर उसके 50 मार्क्स न होकर यहाँ पर उसके होते 20 मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पर उसके होते 90 और यहाँ पर भी 90, ठीक है। तो देखो टोटल वही आ रहा है, परसेंटेज भी वही आ रहा है, तो इसको हम क्या नहीं कहेंगे, बेस्ट नहीं कहेंगे। और ये हमने क्या निकाला था, मीन निकाला था। और मीन में यही कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है, बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बट इस कैरेक्टरिस्टिक्स पर वो खरा नहीं उतरता है। इसे आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर उसमें ये भी होती तो उसे और भी अच्छा रहता। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी मीन एक्सट्रीम आइटम से अफेक्ट नहीं होना चाहिए, बट मीन हो रहा है। ये क्वेश्चन हमारे एस्टेट में पूछा भी गया था कि कौन सा आइटम एक्सट्रीम आइटम से ज्यादा इफेक्ट होता है। उसके बाद है लास्ट हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स, कैपेबल ऑफ अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। अलजेब्रिक ट्रीटमेंट का मतलब है कि अगर हम कंपाउंड निकालते हैं, कंपाउंड मीन निकालते हैं, देखो कंपाउंड मोड नहीं निकल सकता, बट कंपाउंड मीन निकल सकता है। तो मीन के में जितनी, जिसमें एवरेज में जितनी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो उतना ही बेस्ट होगा। यही बात हमने इसीलिए कही है क्योंकि इन प्रॉपर्टीज को, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सको। तो कंपाउंड जिसका भी निकल सकता है वो क्या है, बेस्ट है। जिसमें जितनी ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो बेस्ट होगा। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स की थी हमने, easy to understand, it should be simple to compute, it should be uniquely defined, only one answer आना चाहिए, it should be based on all observation, it should not be affected by extreme item, extreme item से affect नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 20 आ गया, यहाँ पर एक नंबर इतना बड़ा है और एक नंबर इतना छोटा आ जाता है, तो वो टोटल मिलकर एवरेज अच्छी निकलाती है, ठीक है, तो उसे हम बेस्ट नहीं कहेंगे। और उसका अलजेब्रिक ट्रीटमेंट यानी कि कंपाउंड एवरेज निकलना पॉसिबल होना चाहिए, तभी हम उसे बेस्ट एवरेज कहेंगे। तो ये थी हमारी डेफिनेशन ऑफ एवरेज, इंपॉर्टेंस या फिर ऑब्जेक्टिव बोल सकते हो आप, या कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ एवरेज। कल हम करेंगे मीन स्टार्ट। So thank you for watching this video and please subscribe my channel. Thank you.